वेलकम बैक बच्चों। हमारे फोर्स एंड प्रेशर के सेकेंड पार्ट में, पहले लेक्चर के सेकेंड पार्ट में हम आपका फिर से वेलकम करते हैं। हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ फोर्स, यानी फोर्स किसे कहते हैं, कुव्वत किसे कहते हैं, एंड वन टाइप ऑफ फोर्स दैट इज़ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज़ मुतल्लिक़ा और गैर मुतल्लिक़ा क़ुव्वतें। हमारा नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो क्या होता है देखिए, चलिए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें। तो सबसे पहले हम आते हैं मुतवाज़न क़ुव्वत की तरफ, यानी बैलेंस्ड फोर्स। क्या है उसकी डेफिनेशन? इफ़ टू इंडिविजुअल फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। यानी अगर मसावी कदर वाली दो क़ुव्वतें एक ही जिस्म पर मुतज़ाद सिमतों में अमल करती हैं तो ऐसी क़ुव्वतों को मुतवाज़न क़ुव्वतें कहते हैं। यानी एक ही जिस्म के ऊपर दो क़ुव्वतें अमल कर रही हैं। पहले हमने जो देखा उसमें दो क़ुव्वतें, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक के ऊपर क़ुव्वत लगाई जा रही है, एक क़ुव्वत लगा रहा है। यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कैसे फोर्सेस टू हैं एंड ऑब्जेक्ट वन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे कितने लोग फोर्स लगाएंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से फोर्स लगेगा, इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है। बस बैलेंस्ड फोर्स यानी दोनों तरफ से जो क़ुव्वत लगाई जा रही है जिस बॉडी पर, वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी उनकी कदर कैसी होनी चाहिए, उनकी मिक़दार कैसी होनी चाहिए? मसावी होनी चाहिए दोनों तरफ से, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क़ुव्वत लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जो है, हम बैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके दरमियान से एक थ्रेड से दोनों तरफ जो है मीज़ान या तराजू के पलड़े रखे हुए हैं। दोनों में भी जो है वेट डाला हुआ है, ये वेट दोनों भी कैसा है? इक्वल है। तो क्योंकि ये जो बीच में रखा हुआ बॉक्स है उसके ऊपर दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए वो बॉक्स वहाँ जगह पर से हिलेगा नहीं, वो वैसी ही हालत में रहेगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो, देयरफॉर इट विल नॉट मूव फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? इसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। दोनों तरफ से जो फोर्स है वो बैलेंस है। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये दोनों बच्चे एक जो है इसको अपनी तरफ, दोनों इसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये जो ग्रीन पैंट वाला बच्चा है उसको राइट तरफ खींच रहा है बॉक्स को, और ब्लू पैंट वाला बच्चा उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों की जसामत, दोनों की ताकत हमको लगभग ठीक उतनी ही नज़र आती है। यानी दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं उस बॉक्स के ऊपर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये टेबल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यहाँ पर भी ठीक है, पुश और पुल, यानी दोनों यहाँ पर इस तरीके से ये क्या हो गया? बैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड फोर्स इसके उल्टा है। क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स ओनली व्हेन there is an individual force that is not being balanced by a force of equal magnitude and in the opposite direction। अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत को हम उस वक्त गैर मुतवाज़न कहेंगे, गैर मुतवाज़न क़ुव्वत कह सकते हैं जब उस पर अमल करने वाली क़ुव्वत को मुतवाज़न करने वाली कोई मुतज़ाद क़ुव्वत उस पर अमल ना करे। जैसे कि यहाँ पर आमने सामने से दो क़ुव्वतें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अमल करी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही जानिब से एक ही डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, और जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये फ्रिज है, इस फ्रिज को मूव करने वाला एक तरफ से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरी तरफ से इसको बैलेंस करने वाला फोर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट होगी और फ्रिज आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर
ये हैवी ऑब्जेक्ट को उस जो है रस्सी से बांध कर ये मज़दूर उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स की ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये दोनों बच्चे ब्लू और ग्रीन पैंट वाला हमने जो एग्जाम्पल पहले देखे थे, उस वक्त दोनों क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे कि दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे, उसकी वजह से वो जो बॉक्स था वो मूव नहीं हो रहा था। अब दोनों के समझ में आया कि हम दोनों भी इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहने की वजह से उसका नेट रिजल्ट कैसा आ रहा, ज़ीरो पर। तो अब इनको अक्ल आई, ये क्या करें, एक जानिब आ गए। यानी अब इनके पहले जो उन्होंने लगाए थे वो कौन सा फोर्स था, बैलेंस्ड फोर्स था। अब इन्होंने क्या करे, उसको अनबैलेंस्ड फोर्स में दोनों भी एक तरफ आ गए और वो उन्होंने उस बॉक्स को आगे ढकेलना शुरू किया। अब क्योंकि दोनों ने भी अब एक ही जानिब से फोर्स लगाए, तो नेट रिजल्ट जो फोर्स का होगा वो दोनों की लगाई गई जो क़ुव्वत या फोर्स है उसका प्लस होगा। यानी अगर एक ने 50 न्यूटन और दूसरे ने 50 न्यूटन लगाया तो 100 न्यूटन क़ुव्वत हो जाएगी, और वो क्या होगा, गाड़ी या जो भी बॉक्स है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह देखने के बाद हमारे समझ में आता है एक बात के क़ुव्वत के बारे में, इफ़ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी इज़ ड्यू टू द नेट फोर्स। यानी जब किसी बॉडी के ऊपर क़ुव्वत का असर होता है तो वो जितनी भी क़ुव्वतें उसके ऊपर या जितनी भी फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है उस तमाम का मजमुआ या उसकी कुल क़ुव्वत वो होती है। यानी यहाँ पर तीन इसके जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या है, पहला ए, if several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on the ऑब्जेक्ट। यानी अगर दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 जितने भी लोग मिलकर लगाएंगे वो सबकी क़ुव्वत उसमें ऐड होगी। यानी एक आदमी के लिए ये बॉक्स ढकेलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी अकेले की क़ुव्वत है, दूसरा आदमी भी उसके साथ आ गया तो उसकी दोनों की मिला के क़ुव्वत बढ़ जाएगी, और एक आदमी आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं आप? तो यानी जितने ज़्यादा फोर्सेस होंगे वो उसके ऊपर उनका सबका मिला के असर, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये उसका नेट रिजल्ट दोनों तरफ से अगर इक्वल हुआ तो वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इफ़ टू फोर्सेस आर अप्लाइड on one object in directions opposite to each other, a force equal to their difference act on the object। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ये दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अगर अब इसमें से हम फर्ज करते हैं कि एक के ज़रिए से लगाया गया फोर्स ज़्यादा है और दूसरे के ज़रिए से कम, यानी एक हम फ़र्ज कर लेते हैं, हमको नज़र नहीं आ रहा है इस पिक्चर में, फिर भी समझ लो कि एक मोटा पहलवान टाइप लड़का है और दूसरा दुबला पतला लड़का है, तो अब दोनों की ताकत में या क़ुव्वत लगाने की उसमें तो फ़र्क होगा। तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, दोनों के फोर्स का डिफरेंस। समझ लीजिए जो मोटा पहलवान है वो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा जो है वो 50 न्यूटन, तो उस बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, 100 माइनस 50, यानी 50-50 तो दोनों ने भी लगाए, लेकिन एक्स्ट्रा 50 किसने लगाए, जो 100 वाला पहलवान है उसने लगाया। तो इसके बॉक्स के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, 50 न्यूटन फोर्स, है ना। तो बॉक्स जो है, जो ताकतवर है, वो जिस डायरेक्शन में उसको ढकेलना चाहता है उसी के डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स की एक ख़ास बात यह है कि ये दो चीज़ों के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। पहला तो है मैग्नीट्यूड, यानी वो कितना मैग्नीट्यूड या कितनी क़दर या कितनी मक़दार में लगाया गया है, और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन को बताना ज़रूरी है, इसीलिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 7th स्टैंडर्ड में आपने क्वांटिटीज़, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी जिसको ज़ाहिर करने के लिए हम उसको उर्दू में कहते हैं सिमती और गैर सिमती मक़दारें। सिमती मक़दार या वेक्टर क्वांटिटी यानी जिसको ज़ाहिर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने किसी को बोला कि वो टेबल उठाओ या टेबल हटाओ, तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि कहाँ रखना है।
अगर मैंने कहा कि इस टेबल को उठाकर उस वाले एरिया में या सामने वाले रूम में ले जाकर रखो, यानी मैंने डायरेक्शन बताया। या क्लास अगर मैं बोलूँ, टेबल है, क्लास 8th A से लेकर जाके 8th B में रखो, यानी मैंने डायरेक्शन बताया। या सिर्फ मैंने अगर कहा ये टेबल उठाओ, तो बच्चा मुझे क्या पूछेगा, उठा के खड़े थोड़ी रहना है, मैडम पता है ये कहाँ रखना है ना। तो मुझे यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के पहले ये बताना पड़ेगा कि उसको किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है। समझ में आया? तो फोर्स को सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यानी उसकी कदर से नहीं बल्कि उसकी डायरेक्शन से भी जानते हैं, इसीलिए फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात? तो इन तमाम बातों से एक बात समझ में आती है कि जब कभी भी क़ुव्वत लगाया जाता है तो क़ुव्वत का इस्तेमाल हम करते हैं साकिन जिस्म को मुतहरिक करने के लिए, यानी रुकी हुई चीज़ को या जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए, उसमें मूवमेंट लाने के लिए। और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या मुतहरिक जिस्म है तो उसकी सिमत यानी डायरेक्शन और उसकी स्पीड को चेंज करने, कम या ज़्यादा, यानी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड बढ़ाना है तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, रोकना है गाड़ी, स्पीड कम करना है तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जब आपको गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है, और एक हम क़ुव्वत की वजह से यानी फ़ोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम उसकी साख्त यानी उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आटा गूंदते वक्त आटे के गोले पर क़ुव्वत लगाने से ही रोटी बनती है। हम बेलन के ज़रिए से उसको अलग अलग डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाते हैं, तब कहीं जाकर रोटी गोल बनती है या उसको गूंदने के लिए भी लगती है। कुम्हार गड़े को शक्ल देते वक्त मखसूस किस्म में क़ुव्वत लगाता है ना, तो वो उस एक मखसूस शक्ल का जो है पॉट या घड़ा तैयार होता है। रबर बैंड को तानना यानी रबर बैंड फैलाते हैं ना हम चोटी में लगाने के लिए, तो उसको हमको पहले उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है तब वो फैलता है ना। स्पंज है, स्पंज के ऊपर अगर फोर्स लगाए तो वो सिकुड़ता भी। और तो ये ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिससे हमको पता चलता है कि फ़ोर्स क्या है या व्हाट इज़ मीन्ड बाय फोर्स। तो उम्मीद है बच्चों कि यहाँ पर आपको हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का पहला हिस्सा फोर्स समझ में आ गया होगा। इसी फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है और उसके बाद है प्रेशर, जो कि हम हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप इतना पार्ट समझिए, किताब में इसके ऊपर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और कुछ जो है नया जानने के लिए दिया हुआ है, तो आप